नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री का मास्टर टेस्ट सीरीज चल रहा है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 40 है मित्रों। टेस्ट सीरीज संख्या 40। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। 8318397216 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। यह इंपॉर्टेंट सीरीज यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, केबीएस, एमबीए, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी और बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी के लिए रामबाण है ये सारी सीरीज। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 6 to 12 की पूरी एनसीईआरटी का हैंडरिटन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स वीडियो की सीरीज और टेस्ट सीरीज सब कुछ आप लोगों को मिलेगा। साथ ही साथ 2500 क्वेश्चन की मास्टर टेस्ट सीरीज भी आप लोग को मिलेगी। तो जहां से खत्म किए थे वहीं से शुरू करते हैं और यह टेस्ट सीरीज संख्या 40 आपका है। जहां से खत्म किए थे वहीं से शुरू करते हैं इसे। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का। प्रश्न 11 देखिएगा। प्रश्न 11 है, अलाउद्दीन के किस गुलाम ने देवगिरी पर आक्रमण का नेतृत्व किया था? तो यह नेतृत्व किया था मलिक काफूर ने। विकल्प सी जो है वह आपका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, व्याख्या देख लीजिएगा इसका। 1307 में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी पर आक्रमण किया। उस समय वहां का राजा रामचंद्र वहां का शासक था, जिसने रायन की उपाधि धारण रायकरण के साथ संधि संबंध कायम किए हुए थे। तो ये रायकरण के साथ इसका, गुजरात के शासक रायकरण के साथ इसका संधि संबंध कायम था राजा रामचंद्र का। ठीक है। और रामचंद्र को अलाउद्दीन खिलजी ने एक उपाधि भी दिया था, रायन, मतलब राजाओं का राजा। प्रश्न 12 देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे रायन की उपाधि प्रदान की थी? तो राजा राय रामचंद्र को। विकल्प बी जो है आपका सही है। व्याख्या देखिएगा, मलिक काफूर ने जब देवगिरी पर दूसरा आक्रमण किया तो उस समय वहां का राजा रामचंद्र आत्मसमर्पण कर दिया। खिलजी ने इसके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया और उसे रायन की उपाधि थी, उसे अपने पद पर फिर से प्रतिष्ठित कर दिया। प्रश्न 13 देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण की नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसने दिल्ली में खाद्यान्न, वस्त्र, गुलामों और मवेशियों के लिए बाजार निर्मित किए। बिल्कुल सही है। बाजार नियंत्रण अधिकारी शहना कहलाता है। बिल्कुल सही है। व्यापारियों का लेखा जोखा नहीं रहता था। बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 3 तीनों बातें नहीं, व्यापारियों का लेखा जोखा नहीं रहता, ये बातें गलत है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो केवल 3, विकल्प डी आपका असत्य है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बाजार नियंत्रण नीति के तहत खाद्यान्नों, शक्कर, रसोई तेल से लेकर सुई तक आयात किए गए कीमती वस्त्रों, घोड़े, मवेशी, गुलामों तक की कीमतें तय कर दी थी। इसके लिए उसने दिल्ली में 3 बार बाजार निर्मित कराए थे। खाद्यान्न, कीमती वस्त्र, घोड़े, 3 बाजार निर्मित कराए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। खाद्यान्न के लिए अलग, कीमती वस्त्रों के लिए अलग, घोड़े, गुलाम और मवेशियों के लिए अलग। इन बाजारों को एक उच्च अधिकारी अपने नियंत्रण में रखता था, जिसे क्या कहा जाता था? सहना। मतलब जो मंडी का अधिकारी होता था उसे सहना कहा जाता था। ठीक है। सहना अधिकारी ही व्यापारियों की पंजिका रखता था, मतलब रजिस्टर रखता था, जिसमें सबका लेखा जोखा रखता था। दुकानदारों की कीमतों पर कड़ी निगाह भी रखता था। प्रश्न 14 देखिएगा, दिल्ली सल्तनत का वह कौन शासक था जिसने भू राजस्व की कृषि उपज का 50% तय किया? मतलब लगान कितना तय कर दिया? 50%। किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। विकल्प सी जो है अलाउद्दीन खिलजी। व्याख्या देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने खाद्यान्नों की नियमित और सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए घोषणा की कि दोआब क्षेत्र अर्थात यमुना के निकट, मेरठ से लेकर इलाहाबाद के निकट कड़ा की सीमा तक प्रदेश की भू राजस्व अदायगी सीधे राज्य को दी जाएगी। इसके अलावा भू राजस्व के रूप में उपज का आधा हिस्सा नकद जमा करवाया जाएगा। प्रश्न 15 देखिएगा, कथन और कारण है। कथन और कारण दोनों ध्यान से देखिएगा। कथन है, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन लूट से संबंधित थे। बिल्कुल सही है। कारण, वह दक्षिण पर प्रत्यक्ष शासन करना चाहता था। तो देखिए, कथन एक तो सही है आपका, लेकिन आर जो है आपका सही नहीं है। यह आपका सही है, ये सही नहीं है। तो क्या है? ये सत्य है, लेकिन आर क्या है? असत्य है, मतलब विकल्प सी। अलाउद्दीन का दक्षिण के सभी राज्यों पर एक के बाद एक आक्रमण, धन का लालच, गौरव की ललक थी, न कि उसकी आंतरिक नीति में हस्तक्षेप करना। वह इन जीते हुए दक्षिणी राज्यों को अपने कब्जे में करना चाहता था, लेकिन उन पर प्रत्यक्ष शासन नहीं करना चाहता था।
प्रश्न 16 देखिएगा, नकद वेतन देने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प सी। अलाउद्दीन को भू राजस्व को नकद वसूलने के पीछे यही उद्देश्य था कि वह अपने सिपाहियों को नकद वेतन दे सके। इस वेतन से सैनिक अपना गुजारा, घोड़े की देखरेख और साज सम्मान की दुरुस्त रखता था। प्रश्न 17 देखिएगा, खुद और मुकद्दम निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? खुद और मुकद्दम जो थे वह राज जमींदार थे। खुद और मुकद्दम जो थे वह आपके क्या है? जमींदार थे। विकल्प सी जो है आपका सही है। खुद और मुकद्दम जो थे वह जमींदार थे। अलाउद्दीन ने जमींदारों को खुद और मुकद्दम कहा और उसने आशा की कि जिस तरह से आम लोग कर देते थे उसी तरह से जमींदार भी क्या है? कर दे। प्रश्न 18 देखिएगा, जैन कवि जिन प्रभासूरी किसके दरबार से संबंधित था? तो जैन कवि जिन प्रभासूरी जो था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार से संबंधित था। बी जो ऑप्शन है वह आपका सही है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था जिसने धर्म और दर्शन का गहरा अध्ययन किया। वह कई धर्मों को मानता था। जैन कवि जिन प्रभासूरी उसके दरबार में कई वर्षों तक रहे। प्रश्न 19 देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए प्रयोग को क्रमानुसार लगाइए। मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे प्रयोग किए। पहला, जैसे शुरुआत में क्या किया? राजधानी का परिवर्तन किया। नहीं, दूसरा पहला उसने क्या किया? कर वृद्धि किया, फिर राजधानी परिवर्तन किया, फिर सांकेतिक मुद्रा चलाया था, फिर उसे कराची और खुरासान का अभियान भी किया। तो बी जो ऑप्शन है आपका वो आपका सही है। देख लीजिएगा व्याख्या। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई प्रयोग किए, कृषि में गहरी रुचि दिखाई। उसने अपने प्रथम प्रयोग के तहत दोआब के उपजाऊ प्रदेशों के भू राजस्व दर में क्या है? वृद्धि कर दी, जो संभवतः उपज का 50% था। ठीक है। दूसरे प्रयोग के तहत राजधानी दिल्ली को देवगिरी स्थानांतरित की, जिसे कुतुबुल इस्लाम कहा गया, और देवगिरी को तुगलक ने दौलताबाद रखा इसका नाम। ठीक है, दौलताबाद रखा। तीसरे प्रयोग के तहत सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया, जो संभवतः तांबा और पीतल के थे। सांकेतिक मुद्रा जो थे किस धातु के थे? तांबा और पीतल के। ठीक है, इसका मूल्य चांदी के सिक्के के समान था। उसी यह प्रेरणा चीन और ईरान से मिली थी। चीन और ईरान के शासकों से उसको प्रेरणा मिली थी कि सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग भी करना चाहिए। इन सिक्कों को क्या कहा गया? दोकानी कहा जाता था। ठीक है। चौथा प्रयोग खुरासान अभियान। इस अभियान के लिए तुगलक ने अपने सैनिकों को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन भी दे दिया था। इस अभियान का नेतृत्व खुसरो मलिक ने किया था। इस अभियान का नेतृत्व किसने किया था? खुसरो मलिक ने। प्रश्न 20 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है आपको। तो देखिए उसने योग्यता के बल पर उच्च पदों पर अमीर और अदना दोनों वर्गों को शामिल किया। सही है, इससे सही है। दूसरा, इसे अभागा आदर्शवादी की संज्ञा दी जाती है। बिल्कुल सही है। राजधानी स्थानांतरण से संचार, धर्म और संस्कृति, सामाजिक विचारों में सकारात्मक परिवर्तन दिखे। ये भी सही है। चौथा देखिए, चौथा आपका गलत है। मोरक्को यात्री इब्न बतूता उसके शासन की निंदा करता है। देखिए, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आता है, लेकिन वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की प्रशंसा करता है, न कि निंदा करता है। तो ये डी ऑप्शन जो है यही आपका क्या है? असत्य है। व्याख्या देख लीजिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन शासकों में सबसे अधिक शिक्षित व सभी धर्मों का सम्मान देने वाला शासक था। उसने धर्म और दर्शन का गहरा अध्ययन किया था। वह योग्यता के आधार पर किसी को भी उच्च पदों पर नियुक्त कर देता था, चाहे वह अमीर हो या अदना हो। उसने अपने शासन काल में 4 प्रयोग किए और जो असफल रहे, अतः उसे अभागा आदर्शवादी की संज्ञा दी जाती है। अब उसने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थापित की, तो उसने सड़कों और सराय बनवाए थे। ठीक है, संचार में सुधार किया था। उसने दिल्ली से पीर औलिया भी भेजे थे, ताकि धार्मिक और सामाजिक और सांस्कृतिक विचारों में क्या है? परिवर्तन लाया जा सके। मोरक्को यात्री इब्न बतूता इसके समय में आया था कब? 1333 में। ठीक है, उसने तुगलक के प्रयोग को कोई हानिकारक प्रभाव नहीं देखा, जबकि जिसकी उसने कोई निंदा की, मतलब कोई निंदा उसने नहीं किया था मोहम्मद बिन तुगलक के किसी भी प्रयोग का। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को। और हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। आप मैसेज जरूर कर लें। केवल 1499 रुपये में कंप्लीट एनसीईआरटी का कोर्स आप लोग को मिलेगा, और 2500 क्वेश्चन की यह मास्टर टेस्ट सीरीज है जो आपको मिलेगी। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यह 2500 क्वेश्चन की सीरीज आपको मिलेगी। देख सकते हैं प्रश्न है और विकल्प है,
और व्याख्या सहित ऐसे ही करीब 2500 क्वेश्चन रहेंगे जो क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी से संबंधित है और इसे मास्टर टेस्ट सीरीज बोला जाता है। धन्यवाद आपको।